ना हो जाता है, 2 से 2 काट देंगे, 14 छक 84, 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, और इसका तो 12 ही चाल है, फिर भी इसका चाल अधिक है, अर्थात पहले कौन आएगा? राम आएगा। आगे इसके बाद कौन सा है मैथ? 75 नंबर देख लेना है। 75 नंबर क्या कह रहा है? √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। ध्यान रहे, इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक प्लस देगा यहाँ पे और एक माइनस देगा। तो सबसे पहली बात कि जो भी संख्या इसके अंतर्गत दिया हुआ है उसका आप गुणनखंड निकाल लें, अर्थात 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। यदि बीच में प्लस प्लस हो तो बड़ा वाला मान आंसर होता, और बीच में यदि माइनस होता तो ये छोटा वाला मान होता है। एक प्रश्न और पूछ देता है, जैसे √7 प्लस √7 प्लस √7, इस प्रकार से इन्फिनाइट तक। तो यदि प्रश्न को हार्ड करना रहेगा तो ऑप्शन एग्जैक्ट देगा, जो कि फार्मूला पे आएगा, लेकिन ऐसा ही जनरली रेंज में दे देता है कि 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमको आ जाना है कि इससे कम वाला में आ जाना है। तो इससे कम एक देख लेते हैं 6। यदि मान लेते कि ये √7 प्लस √7 प्लस √7 है, तो हम मान करके चलते कि ये क्या है? 6 यदि होता, तो यदि 6 होता तो 3 इसका आंसर होता। इससे ज़्यादा एक चल लेते हम, तो ज़्यादा चलते कौन? 12, चूँकि 2 गुना 3 6 और फिर 3 गुना 4 12, तो 12 यदि होता तो 12 का मतलब 3 गुना 4, तो आंसर क्या होता? 4। अर्थात ये 3 से तो बड़ा है और 4 से क्या है? छोटा है। तो √7 प्लस √7 प्लस √7 का मान कितना होगा? 3 और 4 के बीच में। ये रेंज में ही ऑप्शन देता है। और थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के प्रश्न पे, तो ये थोड़ा दे देता है तो लगता है कि कठिन दे दिया, जबकि क्या है? हल्का है। तो ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न और यदि हम देखें कि √15 प्लस √15 प्लस √15 इस टाइप का रहता तो क्या होता? तो फिर वही हम देखते, यदि 12 होता तो आंसर 4 होता, और यदि 20 होता तो आंसर 5 होता। तो 4 और 5 के बीच में इसका आंसर होता है ना। तो ये ध्यान रखना है। आगे कौन सा है 75 के बाद? अच्छा, 69 छूट गया। चलो देख लेते हैं 69। चलो 69 नंबर कह रहा है, P किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। Q P से 50% अधिक कुशल है। 2 व्यक्ति है P और Q, जिसमें कह रहा है Q P से 50% अधिक कुशल है। अर्थात P का यदि क्षमता 100 होगा तो Q का क्षमता 150, क्योंकि 50% अधिक कुशल है। अर्थात दोनों का क्षमता का रेशियो की बात की जाए तो 2 और 3 का अनुपात होगा। कह रहा है P 9 दिन में करता है। P कितना? 9 दिन में। तो Q उसी काम को कितना दिन में करेगा? तो ध्यान रहे, सबसे पहले क्या करना होगा कि कुल काम क्या है? कुल काम यदि मालूम होगा तभी तो Q निकाल सकता है। तो P का क्षमता 2 है और 9 दिन में पूरा काम को कर रहा है, अर्थात 9 दिन में P कितना काम किया होगा? 9 दूनी 18 काम। अब यही कुल काम को कौन करेगा? Q अपनी क्षमता 3 के हिसाब से, 3 छक 18, अर्थात ये कितना दिन में कर देगा? 6 दिन में कर देगा। आगे कौन छूटा था? चलो 72 नंबर देखते हैं हम। 72 नंबर कह रहा है, कागज की एक चौकोर शीट को इसकी भुजा की तरफ से मोड़कर एक बेलन के रूप में बदल दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा और बेलन का आधार का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? समझना है। मान लेते हैं ये कागज का क्या है? चौकोर है। अब इसको बेलन के रूप में बदला जाता है, तो ये क्या होगा? वर्ग का भुजा है, ये भी वर्ग का भुजा है, वर्ग का भुजा है। यदि इसको इस तरीके से हम मिला दें, इस तरीके से मिला दें, तो ये जो इसका वर्ग का भुजा है, बेलन का क्या बन रहा है? बेलन का परिधि बन रहा है। अर्थात
जो वर्ग का भुजा होगा वह वेलन का आधार का परिधि बनेगा। मान लेते हैं यदि वर्ग की भुजा ए है ना, तो बेलन का आधार का परिधि क्या हो जाएगा, परिधि बराबर वर्ग की भुजा, और त्रिज्या यदि r होगा तो 2 पाई r, अर्थात 2 पाई r जो होगा a के बराबर हो जाएगा। यानी r बराबर क्या हो गया, a बटा 2 पाई, ये बेलन का त्रिज्या हुआ। अब पूछ रहा है क्या प्रश्न में, वर्ग की भुजा और वेलन की त्रिज्या, तो वेलन की त्रिज्या क्या हुआ, a बटा 2 पाई, a से a कट गया, अर्थात क्या हो गया 2 पाई अनुपात 1। आगे कौन सा 75 हो गया, टू पाई अनुपात 1 होगा। आगे 75 के बाद कौन सा है 78, चलो 77 है, 77 नंबर ऐसे ही कैलकुलेशन, इसको छोड़ देते हैं। चलो 78 नंबर देखते हैं। ये क्या दिया हुआ, 2.3 का स्क्वायर प्लस 23.3 का स्क्वायर प्लस 233.3 का स्क्वायर बटा 0.23 का स्क्वायर प्लस 2.33 का स्क्वायर प्लस 23.33 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिजिट ऊपर है, यदि दशमलव को छोड़ दिया जाए तो जो डिजिट ऊपर है वही डिजिट नीचे है। अर्थात यदि प्रत्येक में हम दशमलव 1 अंक इधर बढ़ा दें तो नीचे और ऊपर का मान बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखना, यदि ये दशमलव यहाँ नहीं रह करके यहाँ होता तो मिल गया, ये दशमलव यहाँ नहीं रह करके यहाँ होता तो ये इससे मिल जाता, ये दशमलव यहाँ नहीं रह करके यहाँ होता तो नीचे मिल जाता। अर्थात सबको एक इधर बढ़ा देंगे और एक इधर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा 0.23 का स्क्वायर प्लस 2.33 का स्क्वायर प्लस 23.33 का स्क्वायर, बटा में तो उतना ही है 2.3 का स्क्वायर प्लस 2.33 का स्क्वायर प्लस 23.33 का स्क्वायर, ये इतना से इतना कट गया, 10 का स्क्वायर का वर्गमूल 10। आगे कौन सा 78 के बाद 79 नंबर, 79 नंबर देखते हैं। करा बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है, चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। अच्छा, इस टाइप के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना 3 चीज़ दिया हुआ है, क्या, एक दिया हुआ है रुपया, हम इसको लिख देते हैं जो कि 30 है, एक प्रतिशत कमी या वृद्धि दिया हुआ रहेगा, और जो बिक्री होता है, जैसे कि यदि कीमत में वृद्धि होगा तो वस्तु कम खरीदाएगा, यदि कीमत में कमी होगा तो उतना ही पैसा में वस्तु अधिक खरीदाएगा, यानी एक तीसरा वस्तु में वृद्धि और कमी दिया हुआ रहेगा। अब ध्यान रखना है, प्रश्न कुछ भी पूछे 3 चीज का मान फिक्स रहता है, जो भी तीनों दिया हुआ रहेगा। पहला क्या, रुपया बटा वस्तु अगुना प्रतिशत, जैसे 30 रुपया दिया हुआ है बटा वस्तु, कितना वस्तु कम आ रहा है तो 1 किलोग्राम, ये 30 बटा वस्तु, गुना ऊपर प्रतिशत में कर देना, कितना प्रतिशत वृद्धि और कमी होने से, तो 25% की कमी होने से। अब यहाँ पे कुछ मान रखाएगा और उसमें भी 2 चीज़ें, पहले समझते हैं कि किसी भी चीज़ का कीमत क्या होगा 100, यदि 25% का कमी हुआ है तो कमी के बाद उसका कीमत क्या हो गया होगा 75। अब यहाँ पर 100 रखाएगा या 75 रखाएगा, अब 100 रखाएगा या 75 वो प्रश्न में पूछ रहा है क्या, इसके ऊपर निर्भर करेगा। अब समझते हैं प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है। तो ध्यान रहे, चूँकि वस्तु के कीमत में क्या हुआ है, कमी हुआ है, जब वस्तु के कीमत में कमी हुआ है तो वास्तविक में वस्तु का मूल्य पहले क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा, कौन सा मान रख दें, 100 रख दें या 75 रख दें, क्योंकि कम वाला मान
नीचे रखेंगे तब तो ज़्यादा आएगा, तो यानी 75 रख देना। यदि पूछता कि चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है या वर्तमान मूल्य क्या है, तो वर्तमान में क्या हुआ, चीनी के मूल्य में कमी हुआ, तो चीनी के मूल्य में कमी हुआ अर्थात कम होगा, तो कम लाने के लिए ज़्यादा से भाग दे देना है। बाकी तीन चीज़ का मान तो फिक्स ही होगा। तो यहाँ पूछ रहा था वास्तविक मूल्य, वास्तविक में क्या था, अधिक होगा मूल्य अर्थात ज़्यादा से भाग देंगे, 25 तिया 75, 10 तिया 30, अर्थात वास्तविक मूल्य क्या हो गया, 10 रुपया प्रति किलोग्राम। आगे कौन सा मैथ है, 80 नंबर। अच्छा, उतारना तो नहीं है, रहता होगा। अस्सी नंबर देखते हैं। कह रहा 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। चलो लिख देते हैं, ये माँ है और बेटा है। 10 वर्ष पहले माँ का कितना था, बेटा का 3 गुना। यदि बेटा का 1 तो माँ का 3 होगा। आगे कह रहा है क्या, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद, तो प्लस 10 कर दिए, उसकी आयु बेटे से दुगना हो जाएगा, अर्थात ये 1 तो माँ कितना होगा, 2 गुना। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है ये। अच्छा, एक चीज़ समझना, हमेशा याद रखना है कि दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे यदि कोई माँ अपने बेटा से 25 साल का बड़ी होगी तो मरते दम तक वह क्या होगा, 25 साल का ही बड़ी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई से 4 साल का बड़ा है तो हमेशा वह 4 साल का बड़ा रहेगा। मतलब दो व्यक्ति के बीच आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ माँ जो है 2 साल का बड़ा है, यानी 2 का बड़ा है, और यहाँ कह रहा 1 का बड़ा, जबकि दो व्यक्ति के बीच आयु का अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। जब समान रहता है तो आयु के अंतर को समान करेंगे, अर्थात इसको 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। देखते हैं, पहले माँ की आयु कितना, 3, 3 से कितना हो गया, 4, जबकि ये 10 साल पहले और ये 10 साल बाद, अर्थात कितना साल का डिफरेंस हो रहा है, 20 साल का। तो 20 की तुलना 1 से हम करेंगे। माँ की आयु यदि 3 हम लेते हैं तो 3 20 या 60, और चूंकि ये 10 साल पहले का था तो वर्तमान में कितना, 10 जोड़ना पड़ेगा, अनुपात। फिर इसका 1 लेते हैं 20, फिर 10 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात वर्तमान में दोनों के बीच का रेशियो कितना हो गया, 20 या 60, 10 70 अनुपात 30, कितना हो गया, 7 और 3 का रेशियो। 80 के बाद कौन सा मैथ है, चलो 82 होगा, 82 रीजनिंग है। 83 नंबर, 83 नंबर, 83 नंबर क्या दिया हुआ, P और Q का एलसीएम 935 है। चलो एलसीएम 935 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। कितना से लग जाएगा, 5 3 8 9 7, 5 से लगा देते हैं, 5 का 5 8 40, 3 7 5 35। और किसी से लगेगा क्या, 7 से लगेगा, 11 से लग रहा है, 11 1 11 और 11 7 77, ये है इसका अभाज्य गुणनखंड, ये है। और संख्या क्या है, 2 ही है। तो संख्या क्या क्या हो सकता है जिसका एलसीएम 935। तो सबसे पहले संख्या हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो संख्या क्या हो सकता है, एक 5 हो सकता है और दूसरा 5 और गुना 11 हो सकता है ना, 5 गुना, हाँ 11 गुना 17, शामिल 5 हो जाएगा तरीका। 11 गुना 17, 11 गुना 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 187। चलो 2 अंक का हम ले लेते हैं संख्या। एक 5 गुना 11 हो सकता है और 5 गुना 17 ऐसे ले लेते हैं। फिर दूसरा क्या, 11 गुना 17 हो सकता है और फिर 11
गुना 5 तो हो ही गया, यानी ये 3 संख्या हो सकता है ना। क्या क्या हम देख रहे हैं, इसको रोकते हैं हम फिलहाल, लास्ट में देखेंगे। आगे 83 के बाद 84, इसको मिटाते हैं। क्या नंबर, 83 नंबर था ना। चौरासी नंबर कह रहा 15,600 रुपया के मूल्य वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया और तीन टुकड़ों में टूट गया, जिनके वजन क्रमशः 2, 3 और 5 इकाइयों के अनुपात में थे। नग का मूल्य सीधे उसके वजन के घन के साथ बदलता है। मूल्य में हुए प्रतिशत की हानि क्या है। समझते हैं, एक नग टूटा है कितना, 2, 3 और 5 में, 2, 3 और 5, अर्थात ये नग का वजन कितना होगा, 5, 3, 8, 2, 10, अर्थात इसका मूल्य क्या होगा। तो ध्यान रखना है मूल्य क्या है, तो कह रहा है इसके घन के समानुपात में है, तो मूल्य इसका 10 का क्यू, 10 का क्यू का मतलब 10,000 होगा। अब जब ये टूट चुका है तो इसका मूल्य क्या हुआ होगा, जो दूर टूटा होगा इसका मूल्य 8 चूँकि घन, ये जो 3 टूटा होगा इसका मूल्य 27, और ये 5 जो टूटा होगा इसका मूल्य 125। अब इसका कुल मूल्य कितना बना, तो जोड़ देते हैं हम, 8, 7, 15, 5, 20 के 0 और 2, 2, 4, 2, 6 और 1, अर्थात 1000 वाला वस्तु का मूल्य कितना, 160 बन रहा है। कितना का घाटा लग गया, तो घटा देते हैं, 0, 4, 9 में से 1 गया 8, यानी 840 का घाटा लगा। कितना प्रतिशत का घाटा लगा, तो पहले मूल्य कितना था 1000, 884 की तुलना 1000 से गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, अर्थात 84% का क्या लग गया, घाटा लग गया फूटने के कारण। आगे कौन सा मैथ है, 89 नंबर, 89 नंबर देखते हैं। कह रहा शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और एक धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से t घंटा अधिक है, तो तय की गई दूरी क्या होगा। मान लेते हैं तय की गई दूरी कुछ भी, चूँकि x और y दिया हुआ है तो दूरी को मान लिए तय किया गया दूरी क्या है, d। यदि धारा की दिशा में चल रहा होगा तो धारा की दिशा में चाल का क्या होता है, योग होता है, अर्थात धारा की दिशा में वह कितना समय लिया, d/x + y। धारा की विपरीत दिशा में कितना लिया, तो धारा की विपरीत दिशा में ज़्यादा समय लेगा, तो पहले धारा की विपरीत दिशा वाला लिख देते हैं, d/x - y। धारा की दिशा में कितना, d/x + y, और धारा की विपरीत दिशा में जो है धारा की दिशा से कितना ज़्यादा समय ले रहा है, t, अर्थात दोनों का अंतर t। एलसीएम लेके हल कर देंगे, d का मान निकल जाएगा। आगे नहीं बढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, केवल हल करना है। इसके बाद 89 के बाद क्या होगा, 90 नंबर तो रीजनिंग है, 91, 90 बता ही दे, चलो 90 नंबर देखते हैं, रीजनिंग है फिर भी देख लेते हैं। कह रहा 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशाओं को इंगित करेगी। ध्यान रखना है कि ये घड़ी का प्रश्न, इसमें केवल एक ही फार्मूला होता है। फार्मूला वो क्या है, m = 2/11 × 30 t1 ± थीटा। जनरली प्लस ही यूज करेंगे हम, ज़्यादातर प्लस में ही आता है। जहाँ पर m क्या है, मिनट, t1 क्या है, पहला टाइम, ये थीटा क्या है, एंगल को दर्शाएगा। पहला टाइम का मतलब क्या, यदि 4 और 5 बजे के बीच में कह रहा है तो पहला टाइम 4 होगा। अब थीटा 3 तरीके से बनेगा इसमें, यदि चूँकि यहाँ मिनट निकालना है तो थीटा का मान हमको चाहिए, और थीटा 3 हो सकता है। एक क्या चीज़, यदि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो वहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती।
यानी क्या हो जाए, घड़ी की सुई संपाती हो जाए, तो वहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, संपाती के लिए थीटा का मान 0 डिग्री होगा। एक लंबवत होगा, लंबवत के लिए 90 डिग्री, और दूसरा क्या होता है, विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा के लिए थीटा 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे विपरीत दिशा की ही बात कर रहा है। अब देखते हैं, मान इसमें रख देंगे m बराबर 2/11 इंटू 30 प्लस थीटा का मान कितना, 100, ये कितना हो गया 120, और ये कितना हो गया 120 और 180 300, 3 दूनी 600/11 यानी कितना 11 पचे 55, और 5 11 चौक 44, 6/11, यानी ये जो टाइम आया क्या आया, 4:56.6 मिनट में क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। 54 ही है, हम लिख दिए हैं, ये 56 54 ही होगा, ठीक है ना। आगे 91 नंबर, चलो 91 नंबर भी मैथ है, देख लेते हैं। इक्यानवे नंबर कह रहा है 720 को x बाई और z 3 भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि x - 5 अनुपात y - 10 अनुपात z - 15 बराबर 5 4 और 3। टोटल कितना, 720 को विभाजित करना है, इधर टोटल कितना है 5 4 9 3 12। 720 करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देते हैं, यानी ये भी 60 से गुना हो जाएगा। ये 60 से तीनों में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 180 240 300। अब x बाई और z का मान पूछ रहा है, तो x - 5 बराबर 300, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, जुट जाएगा 305। y बराबर कितना, y - z बराबर 240, z 10 इधर जाएगा, जुट जाएगा, अर्थात कितना 250, और z का मान कितना, ये इधर जाएगा 15, जुट जाएगा, अर्थात 195। ये 720 दिया हुआ है, तो 720 बनाने के लिए इसको हम क्या किए, गुना कर दिए। आगे 92 नंबर देखो, कह रहा एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के एक पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तीनों संख्याओं का योग 17 से अधिक या फिर 17 के बराबर होने की संभावना क्या है। तो देखो, जब 3 पासा फेंका जाएगा तो सबसे पहले 17 से 17 आने का संभावना क्या होगा, कि जब 2 पासा पर 6 6 और तीसरा पर 5, ठीक न, फिर 6 5 6 आ सकता है, फिर 5 6 6 आ सकता है, 17 तक आने का संभावना, और 18 आने का संभावना एक ही है, जब तीनों पर 6 आ जाए। अर्थात कुल कितना संभावना है, 4 संभावना, 17 या 17 से अधिक आने का संभावना, और पूछ रहा है क्या इसकी प्रायिकता क्या होगी। और 3 पासा को यदि फेंका जाएगा तो कुल संभावना कितना, 6 की पावर 3, अर्थात 4/216, 4 5 20, 4 चौक 16, कितना हो गया 1/54। आगे कौन सा है, चलो 93 नंबर है। 93 नंबर, चलो एक बार फिर से समझते हैं। ध्यान रहे, कुल संभावना होता है, यानी एक पासा है तो एक पासा में कुल संभावना कितना होगा। पासा का मतलब लीडो गोटी वाला जो छक्का होता है ना, वो, तो कुल 6 संभावना, यानी कुल संभावना 6। एक पासा है तो 6 की पावर 1 होगा, 2 पासा है तो 6 की पावर 2, अर्थात कुल संभावना 36। 3 पासा है तो कुल संभावना 6 की पावर 3 यानी 216, तो कुल संभावना कितना 216। और प्रायिकता क्या होता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रश्न में क्या कह रखा है कि 17 या 17 से बड़ा होने की संभावना, यानी योग तीनों पासा को जब फेंका जाता है तो 17 या 17 से अधिक होने की संभावना। तो 17 होगा कब, जब 2 पासा पर 6 6 12 और 5 17, यही संभावना है ना। जे भी यानी कि 2 पासा पर मैक्स, यानी कम से कम 2 पासा पर 2 गो 6 आना चाहिए। अगर 2 पासा पर
6 नहीं आया तो 17 नहीं हो पाएगा। जैसे देखो 5 5 ले लेते हैं और एक के पर 6 लेते हैं तो 16 आता है, जबकि कंडीशन क्या है, कम से कम 17 या फिर 17 से अधिक होना चाहिए। तो कुल कितना संभावना बना, 4 संभावना आने की, और कुल संभावना कितना है 216, तो प्रायिकता बराबर तो यही होता है ना, 4/216 हो जाएगा। अगला कौन सा प्रश्न है, 93 नंबर देखते हैं। कह रहा 5 मानों का प्रसरण 36 है तो प्रत्येक मान का दुगना हो जाए तो विचलन क्या होगा। ध्यान रखना विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। तो सबसे पहले प्रसरण कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6, और जब प्रत्येक का मान दुगना हो जाएगा तो विचलन क्या हो जाएगा 2 गुना 6 अर्थात 12 हो जाएगा। आगे और कौन सा मैथ है, 95 नंबर है। 95 नंबर पिरामिड का प्रश्न है, मिटाते हैं इसको। पंचानवे नंबर कह रहा है एक समकोणीय पिरामिड का आधार 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो पिरामिड का वक्र पृष्ठ होता है आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई बटा 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया हुआ है आधार दिया हुआ 24 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ऊंचाई दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। और ध्यान रहे यदि कोई वर्गाकार आधार वाला पिरामिड होगा, ठीक है ना, जब वर्गाकार आधार वाला वर्ग का क्या होगा पिरामिड होगा, तो सबसे पहली बात कि इसके जो तिर्यक ऊंचाई होगा L बराबर जो होता है अंडर रूट, ठीक है ना, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पे त्रिज्या का बात हो गया, तो त्रिज्या समझना है क्या होगा कि यदि कोई वर्ग होगा तो उसका त्रिज्या भुजा का आधा होता है, याद रखना है। यदि कोई पिरामिड का आधार आयत है तो आयत में त्रिज्या क्या होगा उसका विकर्ण का आधा होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक में तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो वर्ग है तो इसकी भुजा की आधा, तो भुजा कितना दिया हुआ है 24, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ 16 का स्क्वायर, अर्थात L बराबर कितना हो गया 20। 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो 5 चौक 20। अब क्या हम बना सकते हैं 1/2 गुना आधार क्या दिया हुआ है वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप कितना 4 गुना भुजा, और भुजा कितना दिया हुआ है 24, 24 चौक 96, तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 20, 10 दूनी 20, अर्थात ये कितना हो गया 960। आगे और कौन सा है, ये चीज़ याद रखना है, ये इसमें बड़ा मायने रखता है तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए। आगे कौन सा है 97 नंबर, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 30 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन में ही भागा दे देंगे, चारों से ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ 98 नंबर कह रहा है x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का वास्तविक हल क्या होगा। अच्छा, वास्तविक हल कब होता है, जब d क्या हो 0 या फिर 0 से बड़ा हो, और d किसके बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac कर देते हैं। तो b कितना दिया हुआ है 2k, यानी 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 1 और c का मान 4, ये या तो 0, 0 से बड़ा, यानी ये कितना हो गया ये 4, अरे कहाँ गलती हम कर दिए, हाँ ठीक ही तो 4 चौक 16, यानी 4k स्क्वायर बराबर इधर जाएगा 16,
यानी 4 तो के बराबर कितना हो गया, +-2 हो जाएगा। क्योंकि ये वर्गमूल है ना तो +-2 ही होगा। आगे 99 नंबर भी बताना ही है क्योंकि मैथ है। इसको मिटाते हैं। निन्यानवे नंबर दिया हुआ है sin थीटा -2 sin क्यू थीटा बटा 2 cos थीटा cos थीटा। चलो ऊपर से हम sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बच जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे से यदि हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। चलो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा। और ये दोनों जो होता है cos 2 थीटा का ही मान होता है। तो ये तो दोनों कट ही जाएगा, यानी ये क्या बच गया, tan थीटा। और तो मैथ नहीं है, ठीक है ना। अब रीजनिंग देखेंगे बाद में। वीडियो तो यहीं पे समाप्त हुआ, सेव कर दो।